सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। मतलब आज जो है हमारा चित्तौड़गढ़ जिला कंप्लीट हो चुका है और हम पार्ट 6 के तहत प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, हाड़ौती से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, गुड़ा मालानी से प्रणाम, बाड़मेर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का पहला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर प्लांट संयंत्र कहां पर स्थापित है? अब देखो यहां पर स्थापित जो है, यहां पर बस्सी, चंदेरिया, जावर और देबारी। बात करते हैं चंदेरिया में और देबारी में, दोनों जगह जिंक प्लांट स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों जगह पर है। देबारी में है, चंदेरिया में है। 1966 में दोनों जगह स्थापित किया गया था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? एशिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा कहां पर है? चंदेरिया में है, चित्तौड़गढ़ में है और वेदांता ग्रुप इसको ऑपरेट करता है। वेदांता ग्रुप, हमने पहले ही बात की थी कि वेदांता ग्रुप जो है वो इसे ऑपरेट करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना कहां स्थापित है? भाई उत्तरी भारत का पूछ रहा है। उत्तरी भारत का डीएपी खाद है ना, डीएपी खाद। तो हमने बात की थी कपासन के अंदर जो है ये डीएपी खाद का कारखाना बना हुआ है और यहाँ पर खाद का प्रोडक्शन भी हो रहा है। देखिए साथियों के क्या कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, लगभग सभी साथी 2 नंबर आंसर दे रहे हैं। मतलब सभी साथियों ने बढ़िया तैयारी कर रखी है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट, अफीम मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? भाई राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, हमने चित्तौड़गढ़ जिले में भी बहुत सारे मंदिरों की बात की है। उसमें यदि हम अफीम मंदिर की बात करें तो चित्तौड़ में स्थित भगवान सांवरिया सेठ का जो मंदिर है, इन्हें अफीम वाले देवता भी कहते हैं। अफीम वाले देवता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता है, इस वजह से वहां के स्थानीय लोगों में यहाँ पर अफीम चढ़ाने का रिवाज है, जो कि एक अलग परंपरा, एक यूनिक परंपरा यहाँ पर मानी जा सकती है। जल झूलनी को यहाँ पर मेला लगता है और इनके बारे में कहावत भी है, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, या फिर हम सभी तो नौकर हैं और सेठ कौन है? सांवरिया सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? भाई देखो यहां पर क्या पूछा गया है, तेरे ताली नृत्य की नृत्यांगना पूछा है। कोमल जी कोठारी की यदि हम बात करें, इनका संबंध कहां से है? कपासन में इनका जन्म बताया जाता है और रूपायन संस्थान से इनका संबंध है। रूपायन संस्थान, तो भाई हमने जोधपुर जिले के संबंध में बात की थी, इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की। कला मर्मज्ञ ये व्यक्तित्व माने जाते हैं। गौरी बाई की बात करें, अब देखो राजस्थान के अंदर 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं, एक का नाम है गौरी देवी और दूसरे का नाम है गौरी बाई। तो ये वो गौरी बाई है जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा इनको कहा जाता है। डूंगरपुर में इनका मंदिर है। याद कैसे रखना है? मीरा बाई मतलब गौरी बाई। अब यहां पर गौरी देवी हो तो गौरी देवी का संबंध किससे है? मांड गायकी से है। लेकिन मीरा बाई, गौरी बाई, तो बाई से बाई एक हो गया और इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। यदि हम मीरा देवी की बात करें तो मीरा देवी नाम का यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान में व्यक्तित्व तो है, लेकिन इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ऐतिहासिक कोई व्यक्तित्व नहीं है। मांगी बाई की बात करें, मांगी बाई तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और निवासी कहाँ की है? तो यहाँ पर बात करते हैं बानीना में जन्म, बानीना ग्राम में जन्म हुआ था। और ससुराल इनका कहां पर था? इनका ससुराल था पादरला गांव में। पादरला गांव में इनका ससुराल था। तो ये हमने बात की कि राजस्थान में जो तेरह ताली नृत्य है, जिसका जन्म स्थान पादरला गांव पाली माना जाता है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तेरे मजीरों के साथ ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मांगी बाई भी कामड़ जाति की विवाहित महिला थी, तो इन्होंने इस नृत्य को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। भाई यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दुर्ग हैं। जैसे कि हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, 36 किलोमीटर की इसकी परिधि है। 36 किमी की
परिधि, और इसे महान भारतीय दीवार भी कहा जाता है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं, जब इतने बड़े क्षेत्र पर इसकी परिधि है तो अंदर क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर कोई कृषि नहीं की जाती है। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लिविंग फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर का किला भी लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट, इसे कहेंगे लिविंग फोर्ट सेकंड, और लिविंग फोर्ट फर्स्ट किसे कहेंगे, लिविंग फोर्ट फर्स्ट किसे कहेंगे तो चित्तौड़गढ़ को कहेंगे। जोधपुर का किला भी अपने आप में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। अब लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है, राजा प्लस रानी प्लस प्रजा। तो यहाँ पर राजा भी रहते हैं तो उनका परिवार और उनकी रानियां भी साथ में रहेगी। यदि जनता या प्रजा भी राजा के साथ रहती है, इसे लिविंग फोर्ट का दर्जा दिया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसके बाद जैसलमेर का दुर्ग है। जबकि एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि या खेती की जाती है वो किला कौन सा है, वो चित्तौड़गढ़ का किला है। देखिए साथी क्या आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले की बात चल रही है, चित्तौड़गढ़ जिले की बात चल रही है, तो लगभग आंसर तो यही आना था। बिल्कुल सही है, लेकिन ये फैक्ट भी यहाँ पर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। भाई देखो यहाँ पर पुष्कर जो है राजस्थान में हिंदू तीर्थ की मान्यता है, लेकिन इसे जो है राजस्थान का हरिद्वार नहीं कहेंगे। पुष्कर के बारे में जनरली क्या कहा जाता है, पुष्कर के बारे में कहा जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा या तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर को। भाई सभी तीर्थों का क्या है, राजा है। मचकुंड की यदि हम बात करें तो तीर्थों का क्या कहा जाता है, इसे भांजा कहा जाता है। और मातृ कुंडिया को राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। देव यानी सांबर के निकट है, इसे क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। इसे तीर्थों की नानी इसे कहा जाता है। नाना की खोज जारी है, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले यहीं से अपडेट मिलेगी आपको। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है। देखो क्या बताया इसने, प्रशस्ति पूछी है। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति। तो पहले इस प्रशस्ति से राणा कुंभा का कोई लेना देना नहीं है। चित्तौड़ के लेख में भी राणा कुंभा की जानकारी मिलती है, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ना, इससे महाराणा कुंभा की उपाधियों का पता चलता है। इसी के साथ यही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये कहां पर है, विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है। विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो यहां पर हमने बात की कि राणा कुंभा की उपाधियों का जो हमें उल्लेख मिलता है, पता चलता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से पता चलता है, विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है। राणा कुंभा की कीर्ति का बखान, चूंकि राणा कुंभा की उपाधियां जब हम पढ़ेंगे तो राणा कुंभा की उसमें क्या होगी, बढ़ाई की जाएगी, उनको महान शासक बताया जाएगा, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये सभी जानकारी क्या हो रही है, ये कुंभा की कीर्ति का बखान कर रही है। इस वजह से हम विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जो है वो एक ही है, लेकिन विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो दोनों अलग अलग इमारतें हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हमने चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन के जब दुर्ग की बात की थी तो वहां पर हमने ली थी कि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ एक है लगभग, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो अलग इमारत है। और दोनों जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला देखा है उनको समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात, नगरीय सभ्यता से संबंधित असत्य कथन को छांटना है। भाई ये नगरीय सभ्यता स्थल जो है, पहली बात तो यदि हम बात करें इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम है मध्यमिका। और मध्यमिका क्या थी, सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की ये राजधानी हुआ करती थी। गुप्तकालीन यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। यह स्थल भीलवाड़ा जिले में है, यह स्थल भीलवाड़ा जिले में नहीं है, ये तो चित्तौड़ के निकट है, चित्तौड़ के
निकट, भाई ये स्थान चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित है। सीवी जनपद के सिक्के यहाँ से मिले हैं, क्योंकि सीवी जनपद की जब राजधानी रही है तो सिक्के तो वहां से प्राप्त होंगे ही। और प्राचीन नाम मध्यमिका है, मध्यमिका या फिर मध्यमिका भी नाम आता है, तो ये तो है मध्यमिका, और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्यमिका। तो दोनों नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात की हमने नगरी से संबंधित। नेक्स्ट, मुणोत नैणसी ने गुहिल वंश की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? इन्होंने 24 शाखाओं का वर्णन किया है। और इन्होंने क्या क्या रचनाएं की? तो इन्होंने लिखा है मुहणोत, मुहणोत नैणसी, मुणोत नैणसी री ख्यात। और दूसरी रचना की इन्होंने मारवाड़रा, मारवाड़रा परगना, मारवाड़रा परगना री विगत, है ना। मतलब वर्तमान समय में जब ये लिखी गई थी तब ऐसा है कि मारवाड़रा परगना री विगत, अभी क्या बगत है, क्या विगत है, क्या स्थिति है मारवाड़ के परगनों की, वो इसमें लिखा हुआ है। मुणोत नैणसी, इसमें राठौड़ों का इतिहास लिखा हुआ है और समकालीन जितने भी शासक हैं दूसरा इतिहास भी इसमें वर्णित है। 24 शाखाओं का ये वर्णन इसमें करते हैं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला कब आयोजित होता है? तो भाई साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला जो होता है ना, हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो जोहर है वो कहां पर हुए हैं? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। 3 जोहर या 3 बड़े बड़े साके वहां पर माने जाते हैं, जिसमें सबसे भयंकर या सबसे बड़ा जो जोहर था वो प्रथम जोहर मतलब पद्मिनी जी का जोहर माना जाता है। इस जोहर को यादगार बनाने के लिए, इस जोहर की यादें शेष रखने के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष दुर्ग पर एक मेला लगता है। उस मेले का नाम क्या है? जोहर मेला। ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, या इनमें से कोई नहीं? देखे बिल्कुल साथी कमेंट करें। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जोहर मेले के बारे में कि यहाँ पर जोहर मेला कब भरता है। तो बिल्कुल साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। 1 नंबर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन यहाँ पर जोहर मेला होता है। जोहर की यादों को ताजा किया जाता है। अब हम बात करें तो अब समाधि प्रथा, जोहर, केसरिया, साका, इस तरह की प्रथाएं जो है पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? बैन हो चुकी है। लेकिन जो पुरानी यादें हैं हमारे इतिहास की, उनको हम संजो कर रखने के लिए इस प्रकार के दिनों की क्या है, इनके माध्यम से हम उनको याद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था? भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। खेराबाद, मुहम्मदाबाद, खिजराबाद या जलालाबाद? तो यहां पर हम बात करते हैं कि खेराबाद जो है ये किसका नाम है? ये नाम है सिवाना का, सिवाना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना पर आक्रमण किया तो उसका नाम खेराबाद कर दिया। मुहम्मदाबाद कभी आमेर का नाम हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया ये, लेकिन मुहम्मदाबाद जो है वो आमेर का नाम था। विजय सिंह और जय सिंह के समय एक विवाद हुआ जो कि औरंगजेब के समकालीन था, उसके बाद में उसका नाम चेंज किया गया। इसके बाद में खिजराबाद की बात करें, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसके नाम पर किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर किया। तो यहां पर लिख सकते हैं एके ने अपने पुत्र के नाम पर किया और बाद में उन्हीं को यहाँ का प्रशासक बनाया जाता है। तो हमने पहले क्लास में बात कर ली है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 में। उसके बाद खिज्र का दिल्ली लौट जाते हैं। बाद में मुछाला मालदेव को यहाँ का शासक नियुक्त करते हैं। उन्हीं के समय हमीर जो है वो चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। जलालाबाद की यदि हम बात करें तो जलालाबाद किसका नाम? जालोर का नाम कर दिया गया था वहां के शासक कानड़ देव सोनग्रह को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ के किस राजा के पुत्र ने गोहिल वंश की स्थापना नेपाल में जाकर के की? देखो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मेवाड़ के किस राजा के पुत्र ने? भाई देखो यहां पर शासक पूछा जा रहा है, राजा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर कौन शासक है? भाई यहां पर समर सिंह जी जो है ना, इनके पुत्र थे कुंभकर्ण। इन्होंने नेपाल में जाकर
गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना जो है वो किनके द्वारा की जाती है? कुंभकर्ण के द्वारा की जाती है। जबकि समर सिंह जी के बाद में अगले उत्तराधिकारी रावल रतन सिंह जी होते हैं। ये कहां के शासक बनते हैं? ये चित्तौड़गढ़ के शासक बनते हैं। नेक्स्ट, आंवल बांवल की संधि कब हुई थी? भाई राणा कुंभा को हमने पढ़ा, उनमें हमने राणा कुंभा के संबंध में 3-4 बातें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको हमने बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ा। सबसे पहली बात तो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। उसके बाद में उस हार को महमूद खिलजी नहीं पचा सका, लेकिन करे तो करे क्या, अकेला इंसान जो है वो, अकेला आदमी राणा कुंभा को हराना मुश्किल था। उन्होंने एक संधि के माध्यम से, जो कि कुतुबुद्दीन शाह जो हैं गुजरात के शासक, उनको अपने साथ में मिलाया। वो संधि इसके बाद आएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो संधि है आंवल बांवल की संधि, ये आंवल बांवल की जो संधि है ये कब होती है, किन के बीच में होती है? तो पहली बात तो ये संधि होती है राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य। राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य ये संधि होती है। इसके बाद में संधि की मध्यस्थता कौन करवाते हैं, या फिर संधि का केंद्र देख लेते हैं पहले। संधि का केंद्र सोजत को रखा जाता है। सोजत। मध्यस्थता किनके द्वारा की जाती है? मध्यस्थता तो मध्यस्थता जो है वो हंसाबाई के द्वारा की जाती है। हंसाबाई मध्यस्थता करती है कि भाई आपस में मत लड़ो, एक तरफ उनका पोता है, दूसरी तरफ उनका भतीजा है, आपस में लड़ रहे हैं। ये संधि कब हुई थी? संधि हुई थी 1454 में, 1456 में, 1437 में, 1453 में। साथियों के क्या कमेंट आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई 1453 में ये संधि हुई थी। 1437 में तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और 1456 में चांपानेर की संधि हुई थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं इस संधि के बाद क्या हुआ? राव जोधा ने अपनी पुत्री जिनका नाम क्या था? श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। रायमल राणा सांगा के पिता थे, पुत्र रायमल से किया। तो यहाँ पर अब विवाह संबंध स्थापित हो चुके हैं। पहले रिश्तेदारी थी, लेकिन रिश्तेदारी थोड़ी पुरानी हो गई थी, इस वजह से नई रिश्तेदारी यहाँ पर बना दी गई। अब यहाँ पर मैत्री संबंध स्थापित हो जाएंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। अब यहाँ पर लड़ाई एक प्रकार से कह सकते हैं समाप्त हो जाएगी। राव जोधा को शासन मिल जाएगा मारवाड़ का, और राणा कुंभा मजे के साथ में कहाँ शासन करेंगे? मेवाड़ में शासन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? भाई भक्त शिरोमणि मीराबाई की हम बात करें तो मीराबाई के गुरु किन को माना जाता है? इनमें बात करते हैं संत रैदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु गोविंद जी। तो संत रैदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? छतरी, तो छतरी की बात करें मीरा मंदिर के सामने, मीरा मंदिर के सामने इनकी छतरी बनी हुई है। और इनका पेनोरमा कहां पर बना हुआ है? पेनोरमा, तो इनका पेनोरमा बना हुआ है मोहर मंगरी चित्तौड़गढ़ में। गांधीनगर सेक्टर 5 से आगे जब जाते हैं मोहर मंगरी आती है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और यहीं पर तोपे रख के चित्तौड़गढ़ पर वार किया गया था। तो ये जानकारी थी संत रैदास जी से संबंधित। मीराबाई के ये आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन आए थे? भाई देखो यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की, और दूसरा प्रश्न खानवा युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगा की सेना में शामिल होने के लिए कौन आए थे? तो यहाँ पर बात करते हैं राव गांगा उस समय शासक थे, और राव मालदेव को यहाँ पर भेजा लगभग 4000 सैनिकों के साथ युद्ध में उपस्थित हुए। जबकि यहां पर राव गांगा की बात करें तो इन्होंने राणा
सांगा की सैनिक सहायता की। अब भाई यहां पर पूछ लिया जाए कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी, तब ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। जबकि यहां पर प्रश्न पूछा है कि मारवाड़ से कौन जो है वो इस खानवा युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे, तो राव गंगा के पुत्र मालदेव जो है वो यहां पर सहायता करने के लिए स्वयं आते हैं। और भेजा किनके द्वारा जाता है, उस समय मारवाड़ के शासक होते हैं राव गंगा, और मालदेव बाद में राव गंगा की हत्या कर देते हैं, मारवाड़ में पितृहंता बन जाते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो यहां पर लिंगानुपात 972, 970, 974 या 976। 972 चित्तौड़गढ़ का क्या है, लिंगानुपात है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ की साक्षरता दर कितनी है, चित्तौड़गढ़ की साक्षरता दर 61.70% हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन माना जाता है, मान मौर्य, चित्रांगद मौर्य, काल भोज या अल्लट। बिल्कुल कमेंट करें आप सभी साथी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता के बारे में। देखो ये एक बार प्रश्न आया था, बट ऑप्शन में उसमें कंफ्यूजन हो गया था। 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था चित्रांग मौर्य और दूसरा था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, दोनों एक ही बात है। इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में डिबेट हो गया, बाद में क्वेश्चन रद्द किया गया क्योंकि ऑप्शन दोनों ही सही थे। चित्रांग मौर्य, इसी का अपभ्रंश चित्रांगद मौर्य है। तो दोनों नाम, या तो दोनों में से एक नाम आ जाए या फिर दोनों नाम आ जाए, तो दोनों नाम आ जाए तो कंफ्यूजन, या तो ये नाम आ जाए तो ठीक है, ये नाम आ जाए तो ठीक है। अपने तो क्वेश्चन राइट करने से मतलब है। इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बाद में चित्रकूट पड़ा, और ऐसा भी कहा जाता है कि उस पहाड़ी का नाम जो है वो चित्रकूट पहाड़ी पहले उसको कहते थे, बाद में उसको ऊपर से समतल कर दिया गया, इस वजह से उसे मेसा का पठार भी कहा जाने लगा। अरावली में वह स्थित है। मानमोरी की बात करें तो मानमोरी वह शासक है जिनके समय बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता पूछा जा रहा है, यहाँ पर चित्रांगद मौर्य यहाँ के निर्माता है। अलट नौकरशाही का गठन करेंगे। कालभोज 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करेंगे। उस समय शासक कौन होंगे, मान मौर्य उस समय शासक होंगे। नेक्स्ट, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मौर्य शासक मान मौर्य से कब जीता था। देखो ये प्रश्न भी आ गया है। 734 ईस्वी में जीता था, लेकिन राजधानी नहीं बनाया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजधानी नहीं बनाया। और राजधानी कहां पर है इनकी, अभी भी राजधानी कालभोज की या बप्पा रावल की नागदा में ही है। लेकिन अपने गुरु के कहने पर गुरु ने इनको बहुत ज्यादा धन दिया, सेना गठन के बारे में बोला, और इन्होंने सेना गठित करके क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यहीं पर, लेकिन इन्होंने राजधानी नहीं बनाया। बाद में जैत्र सिंह शासक बनेंगे, तब वो राजधानी बनाएंगे। प्रश्न है, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है। भाई हम राजस्थान में जब किसान आंदोलन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फेमस किसान आंदोलन, 2 किसान आंदोलन आते हैं। पहला बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा बेगू किसान आंदोलन। दोनों की चर्चाएं बहुत ज्यादा रही है। हर एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पर इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित ट्रेंच आयोग है। और नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। नाम राम नारायण चौधरी। और इन्होंने किसके कहने पर किया था, तो इन्होंने विजय सिंह जी पथिक के कहने पर किया था। चूंकि राजस्थान सेवा संघ जो बना रखा था उसमें ये मंत्री हुआ करते थे। अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं विजय सिंह जी पथिक जो है यहाँ पर नहीं आते हैं, वो इनको डायरेक्शन देते हैं। उनके एक प्रकार से मार्गदर्शन में ये बेगू किसान आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यहाँ के स्थानीय किसान वहां पर जाते हैं, अपनी मांग विजय सिंह जी पथिक के पास रखते हैं। ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। गोलीबारी भी होती है जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हो जाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो वहां पर गोलीबारी की बात करता है। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है। भाई चूलिया जलप्रपात की बात करें, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा
जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाइट क्या है इसकी, तो याद रखना है 18 मीटर। इसके विपरीत यदि हम बांधों में बात करें तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो जाखम बांध है और उसकी हाइट क्या है 81 मीटर, मतलब 81 मीटर उसकी है और इसकी 18 मीटर है। कौन सी नदी पर है ये, तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर ये चूलिया जलप्रपात है और यहाँ पर भैंसरोडगढ़ या फिर यहाँ पर रावत भाटा नाम आ जाए, रावत भाटा, चूंकि ये है कहां पर, 84गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो 84गढ़ और भैंसरोडगढ़ के बीच में चूलिया जलप्रपात स्थित है। बहुत ही फेमस जलप्रपात है। नेक्स्ट बात करते हैं, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। भाई राजस्थान में हम बात करें, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि रंगाई छपाई के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के संबंध में यदि हम बात करें तो आकोला, बस्सी, राजगढ़ और कपासन। कपासन में नारियल खोल की चूड़ियां बनाई जाती है। नारियल खोल की चूड़ियां, तो नारियल खोल की चूड़ियां यहाँ की प्रसिद्ध है। राजगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसी के निकट बस्सी अभयारण्य पड़ता है, तो एक ही बात है, बस्सी अभयारण्य इसके निकट, बस्सी अभयारण्य इसके निकट, तो इसके निकट बस्सी अभयारण्य है। बस्सी की यदि हम बात करें पर्टिकुलर बस्सी की, तो पर्टिकुलर बस्सी किसके लिए जाना जाता है, काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और इसके जनक कौन माने जाते हैं, प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। अकोला की यहाँ पर हम बात करते हैं, रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है अकोला। यहाँ पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है। बड़ली माता मंदिर यहाँ पर है और किसके किनारे है ये, बेड़स नदी के किनारे है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध प्रिंट है रंगाई छपाई, यहीं पर लिख लेते हैं हम कि रंगाई छपाई की कोई प्रिंट है, उस प्रिंट का नाम क्या है, आजम प्रिंट। आजम या इसे क्या कह सकते हैं, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट। तो भाई दो प्रकार की प्रिंटें जो है वो स्पेशली अकोला की प्रसिद्ध है। इसे छिपों का अकोला भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ली माता का मंदिर है जिसे शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर और ये जगह अकोला स्थान जो है वो बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। लाइक शेयर करते रहें, बिल्कुल शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना जो है वो कब होती है। तो भाई यहां पर बात करें, दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना है वो स्थापना कहां पर होती है, भोपाल सागर में होती है। भोपाल सागर में निजी क्षेत्र में होती है। निजी क्षेत्र में राजस्थान की प्रथम मिल है ये। प्रथम मिल, प्रथम मिल्स जो है वो इसे माना जाता है। कब स्थापित होती है, 1932 में स्थापित होती है। इसी के बाद क्रम से हम बात करें तो गंगानगर शुगर मिल्स और केशोराय पाटन बूंदी वाली शुगर मिल्स जो है वो इसके बाद स्थापित होती है। नेक्स्ट, कौन सा जिला चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं बनाता है। तो भाई हमने जब चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ा था तब हमने बात की थी सीमावर्ती जिलों के बारे में, इससे पहले की क्लास में। तो सीमावर्ती जिलों को लेकर एग्जाम में प्रश्न आता है, किस जिले की सीमा लगती है, किसकी सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर कोटा की सीमा लगती है, बूंदी की लगती है, झालावाड़ की या भीलवाड़ा की। तो भाई झालावाड़ की सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी जिलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट, सीमेंट उत्पादन में राज्य में चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान है। तो भाई यहां पर हम बात करें कि यह जिला सीमेंट हब माना जाता है। यह जिला सीमेंट हब माना जाता है। सीमेंट हब ये जिला माना जाता है। प्रथम स्थान इसका यहां पर माना जाता है। यहां पर कौन कौन से सीमेंट के कारखाने हैं उनकी बात हम यहां पर करते हैं। भाई चित्तौड़ में सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने हैं, उसमें प्रमुख रूप से जैके सीमेंट, जैके सीमेंट, और ये कहां पर है, निम्बाहड़ा के अंदर है। और इसी के अधीन है मांगरोल वाला जैके सीमेंट, व्हाइट सीमेंट वाला। इसके अलावा यदि हम बात करें नियोन कंपनी का, या फिर इसे पूर्व में लफार्ज के नाम से जाना जाता था, और ये कहां पर है, ये
मांगरोल के निकट है, मांगरोल के निकट है ना, रावलिया बावलिया ये सारी जगह आसपास ही पड़ती है। इसके अलावा यदि हम बात करें वंडर सीमेंट, वंडर सीमेंट, तो ये जो वंडर सीमेंट का कारखाना है ये जनरली मालिया खेड़ी और फाचर अहिरान के निकट पड़ता है, फाचर अहिरान यहां पर ये पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें आदित्य बिरला सीमेंट का कारखाना, और ये पड़ता है सावा के अंदर, शंभूपुरा सावा, शंभूपुरा, तो सावा शंभूपुरा। इसके अलावा यदि हम बात करें बिरला सीमेंट और चेतक सीमेंट, और ये प्लांट कहां पर है, चंदेरिया के अंदर यहां पर ये प्लांट है। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित सीमेंट के कारखानों की हमने बात की। भाई ऐसे सीमेंट हब थोड़ी कहेंगे, बहुत सारी सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर होता है। सबसे बड़ा उत्पादन का जो सीमेंट कारखाना है वो जैके सीमेंट निम्बाड़ा माना जाता है। नेक्स्ट बात, चित्तौड़गढ़ नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पर नगर पूछा गया है, तो नगर की यदि हम बात करें तो नगर बेड़च नदी के किनारे है। अब प्रश्न ये आ जाता, चित्तौड़ दुर्ग जो है वो कौन सी नदी के समीप बसा हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग की हम बात करें तो यहां पर हम एक काल्पनिक चित्र बनाकर देखते हैं। ये वही है चित्तौड़गढ़ का किला, ये परकोटा बना दिया हमने किले का, ये सर्पिलाकार मार्ग बना दिया किले पर जाने के लिए। अब यहां से एक नदी आ रही है और एक इस तरफ से नदी आ रही है, और ये जो जगह पड़ती है ये है संगम महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। भोईखेड़ा के और मानपुरा के निकट पड़ता है। इस तरफ पड़ता है भोईखेड़ा, इस तरफ पड़ता है मानपुरा। तो भाई यहां से एक रास्ता निकल रहा है बूंदी रोड के लिए, तो इधर से बूंदी रोड की तरफ रास्ता जा रहा है, इधर कोटा 4 लेन वाला रास्ता जा रहा है। कौन सा? वही राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले था 76, अभी हो गया है 27। तो ये 27 राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजर रहा है, दुर्ग के पीछे से होके गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि सर किले के ऊपर से होके गुजर रहा है क्या, तो ये दुर्ग के पीछे से होके गुजर रहा है। ये चित्तौड़गढ़ शहर से क्या है, रास्ता जा रहा है। तो यहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है। अब ये नदी कौन सी है? ये नदी है गंभीरी, और ये कौन सी है? ये है बेड़च। तो जब हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ का किला ही था, ये शहर जो है ना ये तो अभी बसा है, 200 साल हुए हैं इसको, तो ये जब नहीं बसा था तब चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस नदी के किनारे था जिसका नाम क्या है? गंभीरी। क्योंकि अब शहर जो है वो कहां पर बसा हुआ है? शहर जो है वो यहां पर बसा हुआ है, इसके बीच में शहर बसा हुआ है, यहीं पर भी शहर बसा हुआ है। इस वजह से चित्तौड़गढ़ नगर जो है वो बेड़च नदी के किनारे है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी नदी के किनारे है। लेकिन जनरली यहाँ पर जब दोनों नदियों का संगम हो जाता है, और इसमें बड़ी नदी जो है कौन सी है? बेड़च है, इसलिए कहते हैं कि दुर्ग जो है वो भी बेड़च के किनारे स्थित है। जबकि वास्तविकता की हम बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी नदी के निकट है। और इसी गंभीरी नदी की हम बात करें तो यहाँ पर जब हम शहर में जाते हैं ना, यहीं पर गंभीरी नदी पर एक पुल बनाया हुआ है, और ये पुल किसने बनाया था? ये खिज्र खान ने ये पुल बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये पुल बना था, और यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है जिससे ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और यहाँ पर क्या क्या घटना घटी है उन सभी घटनाओं का ये पुल साक्षी है। अब तो यहाँ पर शहर में जाने के लिए 2 पुल बना दिए हैं, पहले प्राचीन पुल यही माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग क्या कहलाता है? तो भाई इसी क्षेत्र में जोगणिया माता का मंदिर स्थित है, और गाना भी चलता है ना, ऊपर माल में बैठी जोगणिया। तो यहाँ पर बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा कौन सा? ऊपर माल का पठार कहलाएगा। जबकि बोराट के पठार की बात करें, ये कहां पर है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में ये
बसा हुआ है। उड़िया के पठार की बात करें, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर है, माउंट आबू क्षेत्र में। लसाड़िया के पठार की बात करें, ये उदयपुर में है, सलुंबर के निकट और जयसमंद झील से समीपता रखता है। कटाफटा जयसमंद से पूर्वी दिशा में जो पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कल्याण कमदज बाल ब्रह्मचारी योगी किसके उपनाम है? भाई यहां पर हम बात करें चित्तौड़ के तीसरे साके की, जब हमने बात की थी तब हमने वहां पर बात की थी कि जयमल जी के पैर में गोली लग जाती है, अकबर द्वारा संग्राम नामक बंदूक से उन पर गोली चलाई जाती है, उनका पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी जब चित्तौड़ में केसरिया करने की बात आती है तो सबसे पहले जयमल जी आगे होते हैं कि भाई हम मरेंगे और मारेंगे, यहाँ पर बैठने वाले नहीं है। तब कल्लाजी राठौड़ जो है उनको अपने कंधे पे बिठाते हैं, इतना जबरदस्त युद्ध करते हैं तो वहां से इनकी 4 हाथों वाले लोक देवता की क्या है, प्रसिद्धि मिल जाती है। 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता जो है कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। इन्हीं के उपनाम है कल्याण, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, ये सभी जो है कल्लाजी के नाम है। और कल्लाजी जो है चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हो जाते हैं, मीराबाई के भतीजे होते हैं। जयमल राठौड़ जी के साथ में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनकी छतरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाने से पहले हम बात करें, पाटन पोल के बाद में भैरव पोल और हनुमान पोल आते हैं, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, स्मारक है इनका। शेषनाग का इनको अवतार मानते हैं। बामणी नदी का उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? भाई चित्तौड़ की हम बात करें, चित्तौड़ में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियां है वो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। उसमें से एक नदी का नाम है बामणी नदी। इसका उद्गम कौन से अभ्यारण्य से होता है? कोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में है, यहीं से ये बामणी नदी निकलती है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। मेसा का पठार यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग इस पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पर स्थित है। तो चित्तौड़ दुर्ग जो है वो किस पर स्थित है? वो मेसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट, घड़ियालों है तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? देखो प्रश्न आ गया। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बस्सी अभ्यारण्य से भी बामणी नदी की हमने बात की। बाघों की विचरण स्थली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बाघों की स्वच्छंद विचरण स्थली है। तो यहाँ पर बाघ जो है विचरण करते हैं। विचरण करते करते कभी कभी थोड़ा आसपास राजगढ़ बस्सी में घूमने आ जाते हैं लोगों को देखने के लिए, भाई लोग हमारे बारे में जानते कि नहीं जानते हैं। और तभी लोगों को पता चल जाता है अरे यहाँ पर तो शेर रहता है, बाघ रहता है। अभी हाल ही में चित्तौड़ में बिरला सीमेंट के आसपास जो है एक शेर को अपने परिवार सहित देखा गया। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए तो पता चला कि आसपास के अभ्यारण्य क्षेत्र से थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। अभी लॉकडाउन था 2 साल तक, तो उन्होंने सोचा यार लॉकडाउन में यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है घूमने के लिए, हम ही थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो वो चित्तौड़गढ़ शहर मतलब चंदेरिया फैक्ट्री थोड़ा देखने आए और दूर से देख के खुश भी हो गए कि नहीं बढ़िया बढ़िया है, आराम से बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, सीमेंट बनना नहीं रुकी है लॉकडाउन में कुल मिला के। तो ये बात है। घड़ियालों है तो प्रसिद्ध है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जबकि बस्सी अभ्यारण्य यहाँ पर बाघों की स्वतंत्र या स्वच्छंद विचरण स्थली है, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, यहीं पर मानसून पैलेस स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो कृष्ण मृगों के लिए यह प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध, तो कृष्ण मृगों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है उसमें? बांसुरी, ढोल, चंग और भपंग। तो भाई चंग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें इसके प्रमुख कलाकारों के मामले में तो पहला नाम आता है हमीद बेग और दूसरा नाम आता है जय दयाल सोनी। जय दयाल सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं।
तुर्रा मतलब तुकनगीर, कलंगी का मतलब शाह अली। दोनों के बीच में जो संवाद होता है, दंगल प्रवृत्ति का जो संवाद होता है, इसे तुर्रा कलंगी कहते हैं। और ये लोक नाट्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला तो आ जाता है गोसुंडा, पहला है गोसुंडा, गोसुंडा व निम्बाड़ा, निम्बाहेड़ा भाई चित्तौड़गढ़ के आसपास क्षेत्र में मंचित किया जाता है, लेकिन स्पेशली गोसुंडा और निम्बाड़ा क्षेत्र जो है वहां पर ये लोक नाट्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में महादेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस 2018 में प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में हरणी महादेव का मंदिर कहां पर है? हरणी महादेव का मंदिर जनरली भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले के शहर से थोड़ा ही दूर है, तो वहां पर भीलवाड़ा जिले वालों को तो कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी दूसरों को दिक्कत आई कि भाई यार ये कौन सा महादेव जी का मंदिर पूछ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, चूंकि किताबों में इतना था नहीं। पहले जिला दर्शन के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तभी उनकी बात होती है। मंगलेश्वर महादेव जी की बात करें, चित्तौड़ में स्थित बहुत सारे और महादेव जी के मंदिर हैं, जिनमें केलजर महादेव, नीलिया महादेव, ये नीलकंठ महादेव, ये ऐसे कुछ महादेव जी के मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में हमने पढ़ा था, नीलकंठ महादेव का मंदिर वहां पर है, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे कुंभा जी ने बनवाया था। तो मंगलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? मातृकुंडिया, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, यहीं पर है। इधर हम बात करें बस्सी केलजर के निकट, यहीं पर नीलिया महादेव, यहीं पर केलजर महादेव, इनके मंदिर बने हुए हैं। बस्सी और नगरी ये समीप ही हैं चित्तौड़गढ़ के। तो मंगलेश्वर महादेव की बात आ जाए, मातृकुंडिया में जो महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो मंगलेश्वर महादेव का है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले की आकृति किसके समान है? भाई देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, चित्तौड़गढ़ किले की पूछ रहा है, चित्तौड़गढ़ जिले की नहीं पूछ रहा है। तो घोड़े की नाल की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति, चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो किसके समान है? वो घोड़े की नाल के समान है, जबकि वेल मछली के समान जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। अर्ध चंद्राकार की यदि हम बात करें, अर्ध चंद्रमा की बात करें, राजस्थान में सीकर जिले की जो है वो आकृति इसके समान है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम किस वर्ष हुआ था? तो हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ में 2 बार कत्लेआम हो चुका है, चित्तौड़ के प्रथम साके में और चित्तौड़ के तीसरे साके में, दूसरे साके में कोई कत्लेआम नहीं हुआ था। तो यहां पर बात करते हैं 1301 में रणथंभौर में साका हुआ, 1303 में चित्तौड़ में हुआ, 1334-35 में चित्तौड़ में हुआ और 1567-68 में चित्तौड़ में साका हुआ था। लेकिन यहां पर देखो, अब पॉइंट शुड बी नोटेड, यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चित्तौड़ में कत्लेआम किस वर्ष हुआ। अब यहां पर यदि ये होता ना 1568, चूंकि हम जानते हैं फरवरी 1568 में फतेहनामा जारी करवाया जाता है अकबर के द्वारा, तब यहां पर कत्लेआम होता है। 1567 में कोई कत्लेआम नहीं होता। इस समय सिर्फ चित्तौड़ में अकबर की सेना जो है डेरा डाल के बैठी रहती, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 1303 की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और बहुत ही भयंकर विनाशकारी ये युद्ध हुआ था। काफी लंबे समय तक वहां पर उनको संघर्ष करना पड़ा और बाद में गुस्से में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे दिया था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 35,000 के आसपास लोग जो है वो इस कत्लेआम में मारे गए थे। 1600 महिलाओं के साथ तो पद्मिनी ने जोहर किया था, लेकिन वो निर्दोष जनता जिनका कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से, पर लड़ रहे हैं तो राजा लड़ रहे हैं, अपने महत्वाकांक्षी कारण से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता के ऊपर क्या है, अत्याचार किया जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है। सबसे बड़ी बात, गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। यहाँ पर 1567 की बजाय यदि 68 होता, तो यहाँ पर 68 की यदि हम बात करें, अकबर ने फतेहनामा जारी किया, फतेहनामा जारी किया, और ऐसा कहा जाता है कि भगवंत दास के द्वारा यह फतेहनामा जारी किया जाता है। और यहां पर हम बात करें 1303 में एके ने कत्लेआम का आदेश जारी किया। तो भाई यहां पर देखो, दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर यहां पर 1568 होता, 1303 नहीं होता, तो 1568 भी सही था, लेकिन 67 में कोई कत्लेआम नहीं हुआ, 1303 में कत्लेआम हुआ। इस समय सिर्फ साका होता है, ना कि कोई कत्लेआम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट,
गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किसका कथन है? भाई ये बात कौन कहते हैं? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया राजस्थान का गौरव। ये कथन जो है एक प्रकार से अपने आप में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वैभवशाली परंपरा को क्या कर रहा है? चिन्हित कर रहा है। तो यहां पर हम बात करते हैं अबुल फजल जो है उन्होंने राजस्थान की अधिकांश इमारतों के बारे में इस प्रकार की बात कही है। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी ऐसा कहा है, दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि यदि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। भले मेवाड़ी पगड़ी इन्होंने कभी नहीं पहनी, लेकिन फिर भी क्या है कि इन्होंने तो कथन जारी कर दिया। नेक्स्ट, मेवाड़ में नौकरशाही की प्रथा को शुरू करने वाले शासक कौन थे? जब नौकर शाही अंदाज में नौकरी करने लग जाए, यह व्यवस्था नौकरशाही कहलाती है। सबसे पहले मेवाड़ में इसकी शुरुआत करने वाले थे अल्लट। पप्पा रावल ने नहीं की, रावल रतन सिंह जी इनके बाद शासक होते हैं, जैत्र सिंह जी भी इनके बाद शासक होते हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ की पारंपरिक या प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? भाई मेवाड़ की दिए गए स्थान सभी राजधानी रहते हैं, लेकिन प्रारंभ में नागदा राजधानी रहती है। नागदा किन के समय तक राजधानी रहती है? नागदा राजधानी रहती है गुहिल की। गुहिल यहाँ के शासक होते हैं। कालभोज की, कालभोज की भी राजधानी क्या रहती है? नागदा ही रहती है। इसके बाद में फेमस की बात करें तो अल्लट। लेकिन यहां पर बात करें कि चित्तौड़ जो है उसे राजधानी बनाते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह हैं, इसके बाद शक्ति सिंह हैं, समर सिंह हैं, सारे रावल रतन सिंह, वो जितने भी शासक हैं उनके बाद चित्तौड़ और आहड़ जो है वो अल्लट के समय राजधानी बन जाती है। अल्लट के प्रारंभिक समय की बात करें, नागदा राजधानी, इनके समय 2 राजधानियां रहती है। और चावंड की यदि हम बात करें 1585 ईस्वी के आसपास की बात करें, राणा प्रताप ने राजधानी बनाई। राणा प्रताप ने राजधानी बनाई, जो कब तक रहती है? 1615 तक रहती है चावंड राजधानी। 1615 के बाद ही हम बात करें, मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। क्योंकि उसके बाद मेवाड़ महाराणा जो है वो रहते तो उदयपुर और कुंभलगढ़ की तरफ है, लेकिन राजधानी चित्तौड़ रखते हैं। चित्तौड़ उस समय खंडर में तब्दील हो चुका था, इसलिए अपना निवास जो है वो मेवाड़ के महाराणा उनको नहीं बनाते हैं। राणा प्रताप अपने जीवन भर उसको संघर्ष करके चित्तौड़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इनके अंत समय तक मेवाड़ में शामिल नहीं हो पाता है, इनके साम्राज्य में शामिल नहीं हो पाता है। तो चावंड जो है 1585 से राजधानी रहती है। नेक्स्ट, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? भाई देखो यहां पर मेवाड़ का भीष्म कह दो, मेवाड़ का भीष्म पितामह कह दो। राव चूड़ा की बात करें, ये तो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। और इनकी पुत्री कौन थी? पुत्री थी हंसाबाई। हंसाबाई इनकी पुत्री थी। पुत्र की यदि हम बात करें, पुत्र थे रणमल। रणमल इनके पुत्र थे, हंसाबाई इनकी पुत्री थी। जबकि कुंवर चूड़ा की बात करें, राणा लाका के बड़े पुत्र थे। और इन्होंने सबसे पहले यह प्रतिज्ञा कर ली कि भाई मैं आने वाली जो भी संतान है हंसाबाई की उसको शासक बनाऊंगा, साम्राज्य में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मेरी आने वाली पीढ़ी जो है इस साम्राज्य में अपना कोई मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि हक नहीं जमाएगी, ये मैं वचन देता हूं। और इसी प्रकार का वचन महाभारत काल में पितामह भीष्म के द्वारा दिया गया, इसलिए इनको मेवाड़ के भीष्म की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर ध्यान रखें 84 दुर्ग मेवाड़ में थे केवल, राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं। यहाँ पर 30 दुर्गों का, 54 दुर्गों का, 32 दुर्गों का या 84 दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। जिसमें सबसे प्रमुख दुर्ग जो है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद में है अचलगढ़ का दुर्ग। इसके अलावा यदि हम बात करें बेराठ का दुर्ग, इसके अलावा बोमट का दुर्ग, इसके अलावा यदि हम बात करें बदनौर का दुर्ग, बदनौर का दुर्ग, इसके अलावा मचान दुर्ग और भी बहुत सारे दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने अपने समय में करवाया था। नेक्स्ट, चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1440 में, 1437 में, 1456 में, 1460 में। तो यहाँ पर पहली बात तो ये संधि हुई किन किन के बीच में थी? तो संधि हुई थी, पहला व्यक्ति था
कुतुबुद्दीन शाह, ये कहाँ का है? गुजरात का शासक है ये, गुजरात शासक। प्लस दूसरा महमूद खिलजी फर्स्ट, और ये कहाँ के शासक हैं? मालवा। भाई सारंगपुर के युद्ध में इनको हरा दिया। इधर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन भी परेशान थे कुंभा से, तो सोचा दोनों ने प्लानिंग की भाई कुंभा को चित कर देते हैं। मामला उल्टा पड़ गया, संधि करने के बावजूद भी बदनौर के युद्ध में इन दोनों को पराजित किया। बाद में राणा कुंभा ने वहां पर कुशाला माता का मंदिर बनवाया। 1456 में ये संधि हुई थी। बिल्कुल क्लियर है? हाँ, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और कब किया गया? 15 अगस्त 1949 को किया गया था। प्रथम ऐतिहासिक स्मारक कह दो, स्थल कह दो, जिस पर यह डाक टिकट जारी हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? भाई महाराणा कुंभा के आध्यात्मिक गुरु भी थे, संगीत गुरु भी थे, दूसरे गुरु भी थे, लेकिन उसमें सारंग व्यास जो है वो इनके संगीत गुरु थे। कुंभा एक वीणा वादक थे, उनको किसने सिखाया था? संगीत सारंग जी व्यास ने सिखाया था। खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध 1517 में, 1527 में, 1519 में या 1520 में? तो 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली बूंदी के अंदर पड़ता है। और राणा सांगा ने इसमें किसको पराजित कर दिया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इसमें पराजित कर दिया। और यहां पर बात करें 1527 में 2 युद्ध हुए थे, एक बयाना और खानवा। बयाना में राणा सांगा की सेना की जीत हुई, बाद में दूसरे युद्ध में उनकी हार होती है और वो एक तरीके से मुगल सत्ता जो है वास्तविक रूप से स्थापित होती है। मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना जो है वो किस युद्ध के बाद मानी जाती है? देखो यहाँ पर मुगल सत्ता बताया जा रहा है, ना कि मुस्लिम सत्ता बताया जा रहा है। मुस्लिम सत्ता की बात आएगी तब वहां पर दूसरे ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ पर मुगल सत्ता पूछा जा रहा है। मुगल सत्ता खानवा का युद्ध जो कि मार्च 1527 में हुआ था। इस युद्ध को बाबर ने जब जीत लिया तब बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पर कहते हैं कि सबसे बड़े जो शासक थे, सबसे बड़े हिंदू सम्राट थे, हिंदू पथ के नाम से राणा सांगा को जाना जाता है। जब राणा सांगा के साथ लगभग राजपुताना के पाती पर्वन प्रथा के तहत सभी शासक युद्ध में भाग ले रहे हैं, राणा सांगा की हार के बाद में सभी शासक हैं वो यहाँ पर हार मान लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक युग परिवर्तनकारी युद्ध था और इस युद्ध के बाद में मुस्लिम सत्ता की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट, चित्तौड़ के दूसरे साके में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल कंवर के नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में या रंग देवी के नेतृत्व में? बिल्कुल आप सभी साथी कमेंट करें। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर चित्तौड़ के दूसरे शाखे में। देखो पहली बात तो ये दूसरा शाखा कब होता है? 1534-35 की ये डेट आती है, 1534 यहाँ पर सही है। फूल कंवर की यहाँ पर हम बात करें, फूल कंवर किनकी पत्नी थी? फतेह सिंह सिसोदिया की थी। फतेह सिंह सिसोदिया, तो फतेह सिंह जी सिसोदिया जिनको हम फत्ता के नाम से भी जानते हैं, तो ये फत्ता चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद होते हैं। 1568 की बात है, मतलब बात कौन सी हो रही है? तीसरे साके की हो रही है। पद्मिनी की यदि हम बात करें, घटना कब होती है? 1303 में ये घटना होती है। और यहाँ पर पद्मिनी जी के द्वारा क्या है? जौहर किया जाता है। तो मतलब इनका संबंध जो है वो चित्तौड़ के किस साके से है? फर्स्ट साके से है। कर्मावती की यदि हम बात करें तो कर्मावती ने दूसरे साके में यहाँ पर जौहर किया था। और यहाँ पर यदि केसरिया की हम बात करें, केसरिया, तो केसरिया किया था रावत बाघ सिंह ने, रावत बाघ सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ था। और ये कहाँ के थे? देवलिया के थे। देवलिया वर्तमान प्रतापगढ़ का पुराना नाम है। और रंग देवी की यदि हम बात करें, रंगा देवी की यदि हम बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? रणथंभौर से इनका संबंध है। मतलब राजस्थान का प्रथम शाखा जो होता है ना 1301 में, उस घटना से इनका संबंध है। क्लियर?
नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है। राणा सांगा की छतरी की यदि बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहां पर इनकी छतरी नहीं है। मांडलगढ़ की यदि हम बात करें, यहां पर इनकी अंत्येष्टि हुई थी, तो इनका अंतिम संस्कार यही हुआ। इनका अंतिम संस्कार यही हुआ। अंतिम संस्कार यही होता है। बसवा दोसा इनको लाया जाता है जब ये घायल हो जाते हैं खानवा युद्ध में, तो यहाँ इनका क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। और कालपी नामक जगह पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले घायल होने पर बसवा लाया जाता है, यहाँ से सरदार कालपी ले जाते हैं, कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनको मांडलगढ़ लाया जाता है और यहीं पर इनकी अंत्येष्टि होती है। यहीं इनकी छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट, तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया था? तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर ने बनवाया था। इसके अलावा बनवीर ने नवकोठा भंडार या नवलोका बुर्ज भी बनवाया था अपने निवास के लिए। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। नेक्स्ट, मेवाड़ में किस राजा मेवाड़ के किस राजा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो मेवाड़ के किस राजा ने या किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? अब शेरशाह सूरी कौन थे? अफगान थे। तो यहां पर हम बात करते हैं, ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की मेवाड़ वालों ने, ना तुर्कों की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार किनकी की? अफगान शासक शेरशाह की। क्योंकि शेरशाह सूरी जो हैं 1544 में मालदेव को पराजित कर देते हैं गिरी सामेल के युद्ध में। और उसके बाद में चूंकि मालदेव एक प्रबल हिंदू शासक थे, बहुत ही बड़े शासक थे, बहुत ही पराक्रमी शासक थे, इतने बड़े शासक को जब पराजित कर दिया, उदय सिंह जी ने सोचा मुझे भी पराजित कर सकते हैं, तो इन्होंने बिना युद्ध किए हुए दुर्ग की चाबियां सौंप दी। और इस प्रकार से कहते हैं कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी ने बिना युद्ध किए वापस चाबियां सौंप दी उदय सिंह जी को और वापस कहाँ लौट गए? दिल्ली लौट गए। नेक्स्ट, एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन थे? भाई यहाँ पर एकीकरण की हम बात करते हैं। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी थे और इनको बाद में क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख इनको बनाया गया। इन्होंने कहा था भाई हम जयपुर वालों से छोटा पद नहीं ले सकते, उनके बराबर भी पद नहीं ले सकते, हमें पद बड़ा चाहिए। तो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भी ये बने, एकमात्र महाराज प्रमुख। इनकी मृत्यु 1955 के आसपास हो जाती है। बाद में 1956 में राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था जो है वो लागू की जाती है और शर्त भी रखी जाती है कि आपके बाद ये पद किसी को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम कर्ण भी कह सकते हैं या फिर दानवीर भी कह सकते हैं। दानवीर भी कह सकते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक भी कह सकते हैं। मेवाड़ का रक्षक जो है इनको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक दानवीर कर्ण, मेवाड़ का कर्ण भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनको दानवीर कर्ण भी कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। तो ये हुई आज की अपनी चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में, एक नई क्लास के साथ पुनः शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।